हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां की ज्योग्राफी की बुक साथ में है, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज करने जा रहे हैं चैप्टर 6 के इकाई 3। इकाई पहला हम लोग इकाई 1 की, इकाई 2 की है, उसके बाद इकाई क्या करने जा रहे हैं, 3 करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। हम लोग भूकंप और इसमें इकाई 3 में हम लोग पढ़े भूकंप और सुनामी। इकाई 2 में हम लोग पढ़े थे बाढ़ और सुखाड़ पढ़े थे। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और सुनामी, इसका प्रबंधन किस तरीका से होता है, इस आपदा किस तरीका से आता है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। और सुनामी का प्रबंधन किस तरीका से किया जा सकता है और आपदा किस तरीका से आता है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, कह रहा भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से है। देखा जाए तो भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं से है। हम लोग ठोस भूपटल पर रहते हैं। देखा जाए तो हम लोग कौन भूपटल पर रहते हैं, ठोस भूपटल पर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर आग की लहरें चलती है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ चलती है, आग की लहरें चलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य लगेगा, अगर आप जानेंगे तो यह जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि ठोस भूपटल के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक है। अगर देखेंगे तब ठोस जो भूपटल है, भूपटल मतलब कुछ जमीन के सबसे नीचे वाला भाग, उसकी अगर देखा जाए तो तापमान देखा जाए तो 1000 से भी अधिक है। यहाँ उत्पादन ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। और देखा जाए तो यहाँ जो उत्पन्न ऊर्जा के तरंगे जो है, जो उसके लहरें हैं, जो चट्टानों के में कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है, इस कंपन का केंद्र जब कौन खंड पर होता है, स्थल खंड पर होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। लेकिन जब महासागर की तली पर होता है तब यह सुनामी के नाम से जाना जाता रहता है। और जब क्या चीज़ होता है, महासागर के तल पर होता है, जब स्थल पर होगा यानी ज़मीन पर होगा तो क्या कहलाएगा, भूकंप कहलाएगा। और यही भूकंप हो जो कहाँ जाएगा, समुद्र के तल में आवे यानी समुद्र में आवे, तो ये क्या कहलाएगा, सुनामी के अंतर्गत कहलाने लगेगा। सुनामी के प्रभाव से समुद्र जल में कंपन उत्पन्न होता है। कौन जल, समुद्र जल। तो समुद्र जल में क्या उत्पन्न होता है, तो कंपन। कौनपन, तो कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। और यही कंपन से जो जल में जो होता है, जो कौन गति उत्पन्न होती है, क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। आंतरिक ऊर्जा, कौन ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा से संचालित क्षैतिज प्रवाह के जल तटीय स्थल से टकराता है और तट पर सुनामी की विनाशशीलता अर्थात आपदा देखने को मिलता है। और यही कारण है कि इसके टकराता है, सुनामी के विनाशशीलता अर्थात आपदाएं देखने के लिए क्या होता है, मिलता है कि किस तरीके से आपदा हो जाते हैं, सुनामी आ जाते हैं जब जाके क्या से टकराता है। तो बोल सर हम कहें क्या, तो बोल पीली हरी वाली डिबिया, कि चलो हरी वाली डिबिया को भी कंप्लीट कर देते हैं। करा क्या आप जानते हैं, डू यू नो 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था। अगर देखा जाए 26 दिसंबर 2004 को दक्षिणी पूर्वी एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए थे। इसमें क्या चीज़ हो गए थे, सैकड़ों लोग क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। कितने ही नाविक का अता पता नहीं चला, और बहुत सारे नाविक जो हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। जो नाविक किसको कहते हैं, नाव जो चलाते हैं, खेपते हैं, वो नाविक क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण स्थित इंदिरा पॉइंट तरंगीय झटके के प्रभाव से विलुप्त हो गया। और देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके दक्षिण में स्थित एक इंदिरा पॉइंट है, वो भी क्या हो गया, विलुप्त हो गया, यानी कि पानी में डूब गया। देख सकते वृत्ताकार चक्र एवं तीर के निशानी द्वारा क्रमशः भूकंप, सुनामी उत्पत्ति केंद्र एवं प्रभावित भूपटल को दिखाया जा रहा है। देखिए ये रेड तरह से है, जहाँ पर क्या है, भूकंप आया, तो भूकंप आया तो इधर वाला पानी इधर जाने लगा, इधर वाला पानी इधर जाने, यानी कि पानी के वेग बदल गया, जिधर धीरे जाने लगा। ये स्पीड में जाकर इधर जमीन है, जमीन से टकरा कर कहाँ चला गया होगा, जमीनी इलाका, स्थलीय इलाका में आ गया होगा, जिससे क्या आ गया, सुनामी आ गया, कह सकते हैं। यानी कि सिंपल सा भाग है, जब यही उथल पुथल जमीन पर हो, भूस्थल पर हो, तो भूकंप कहलाएगा। और यही स्थल कहाँ पर हो, पानी में हो, तो ये क्या कहलाएगा, सुनामी कहलाएगा।
करा भूकंप कौन कंप, भूकंप कौन नामी सुनामी। तो करा भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। तो भूकंप और सुनामी का जो मापक स्केल है उसे किससे किया जाता है? रिएक्टर से। तो कौन देने योग बात? तो सर ध्यान देने योग बात। कंपन अगर कहेगा कि भूकंप के कंपन को तरंग को किस चीज़ से मापा जाता है? तो रिएक्टर से मापा जाता है। कौन? एक्टर, रिएक्टर से मापा जाता है। या लोगरिथमिक मापक है, क्या रहा है? लोगरिथमिक मापक है जिसमें कौनतेक प्रत्येक इकाई के बाद गहनता गहनता से 10 गुनी कौन दी वृद्धि होती है। कौची होती है? तो वृद्धि होती है, यानी कि इसमें 10 गुनी गहनता से क्या चीज होती है? वृद्धि होती जाती है। यानी यूनिट में 10, 20, 30, 40, 50 के यूनिट इसे रहता है। भूकंप और सुनामी का प्रभाव वैसे ही क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। कौची करने को मिलता है? तो बोल सर अधिक देखने को मिलता है। कैसे क्षेत्र में? वैसे क्षेत्र में। तो कैसे वैसे क्षेत्र है? जहाँ देखते हैं जहाँ भूपटल की चट्टानें विलुप्त होती है, अर्थात बलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय कटक तथा अन्य वैसे क्षेत्र जहाँ चट्टानों का कमजोर होती है, वे ऊर्जा प्रवाह में आकर भूकंप अथवा सुनामी के शिकार हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त में, मध्य सागरीय गर्त में देखा जाए तो कटक में, ऐसे क्षेत्र में चट्टानें क्या होता है? कमजोर होते हैं। और जिस चट्टाने में उथल पुथल होते, रगड़ाना होता है, जिससे सुनामी का प्रभाव आ जाता है। जैसे देखिए ये पानी का स्तर है, कौन तर है? यहाँ पानी का स्तर है, लेकिन यहाँ पर समुद्र के अंदर भ्रंश फाल्ट के कारण ज्वालामुखी का सक्रिय होना, यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी सक्रिय हुआ तो वेव कहाँ खींचेगा? ऊपर की ओर ठेलेगा तो सुनामी लहर की श्रृंखला का निर्माण यहाँ से क्या होगा? क्योंकि यहाँ से भूकंप आया, यहाँ से जमीन फटा तो यहाँ से निकला सुनामी, उल्का ज्वालामुखी फटा तो यहाँ से आग निकला, तो पानी को ऊपर की ओर फेंका तो यही तो क्या कहलाएगा? पहला पानी। दूसरा में सुनामी लहर की श्रृंखला यहाँ से बनेगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा। फिर तीसरा में जैसे ही लहर समुद्र तट पर पहुँचता है उसकी गति धीमी हो जाती है, लहरों की लंबी छोटी होती जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। धीरे धीरे क्या होता है? जैसे लंबा ज़्यादा था ये तरीका, अब धीरे धीरे हो गया, इसकी ऊंचाई बढ़ते चला गया। अरे क्या हो गया? भूपटल पर समुद्र तट के शक्तिशाली ज्वार भाटिया लहरों का निर्माण करता है। आई जाके भूस्थल पर, जमीनी पर जाके पूरा पानी का लहर इस तरीका जाएगा और पूरा यहाँ सुनामी का माहौल कायम कर देगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। कह रहा है दोनों ही घटनाओं में लाखों लोग की मृत्यु होती है, या तो भूकंप आए या तो सुनामी आए। ये दोनों ऐसी घटना है जो लाखों लोग की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भूकंप की स्थिति में भवनों का गिरना, फूलों का टूट जाना, किसका गिरना? भवनों का गिरना, फूलों को टूट जाना, जमीन में पुलों का टूट जाना, जमीन में दरार होना, इसके दरारों में गर्म जल के सोते का निकलना जैसी घटनाएं समान रूप से होती है। कह रहा ये नॉर्मल है। जब भूकंप आता है, भूपट्टी फटता है तो ये नॉर्मल बात है। या तो पुल गिर जाएगा, जमीन थर्राएगा तो पुल गिर जाएंगे, पुल टूट जाएंगे, भवन गिर जाएंगे, जमीन टूट कर जमीन में दरार आ जाएंगे, दर्रे से दरार आएगा, उससे गर्म जल निकलेंगे, जिससे बहुत सारे काफ़ी नुकसान को देखने को मिलता है। इसमें भारी बर्बादी होती है। कौन बाती? बर्बादी। कौन सी? भारी। सुनामी की लहरें तट पर विनाशशीलता लाती है। और सुनामी की जो लहरें तट पर है कौन शीलता लाती है? विनाशशीलता लाती है। इसमें भी तट के किनारे आनंद ले रहे हैं। इसके किनारे क्या ले रहे हैं? तट के किनारे आनंद ले रहे हैं पर्यटक, मछुआरे और नारियल के कृषक प्रभावित होते हैं। जो तट के किनारे जो आनंद ले रहे हैं, घूमने के लिए गए हैं कि एकदम गोवा वाले बीच पे फोटो मेरे खींच, जो सन्नी सिंह का गाना सुनबे करते हैं, आपको पता ही होगा। वैसे इस जगहों पर क्या चीज़ होता है? जो गए हैं पर्यटक, घूमने के लिए गए हैं, मछुआरे जो मछली मार के वहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे नारियल की जो खेती करते हैं, समुद्र के किनारे ही पर होता है नारियल की खेती, इसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आता है तो सुनामी, तो पानी ले आता है, तहस नहस करके चला जाता है। तटीय पुलियों में बालू और मृदा का
अपर्दन हो जाता है। और तटीय पुलिया में क्या होता है, बालू का और मृदा का अपर्दन हो जाता है। इससे पारिस्थितिक असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यही कारण है इससे पारिस्थितिक और असंतुलन जैसी क्या चीज स्थिति उत्पन्न होती है। कौन पन उत्पन्न। जैसा कि आज पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे, ये पर्यटक लोग यहाँ पर हैं। यह पानी आया है देर से, सभी पर्यटकों को दहा के लेके चला गया है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं पूरा कितना विनाश करके आया, सबको तोड़ फोड़ के, घर मंदिर सबको तोड़ फोड़ के एक कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नारियल कृषक खेती है, सारा कृषि बर्बाद कर दिया खेती को। यहाँ पर देखिए ज़मीनी इलाका, शहर का दृश्य है, जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे उजले उजले की घर है। इसमें पानी मार लग रहा है कि कैसे कीचड़ है, जैसा कीचड़ में कुछ कुछ धब्बे धब्बे जैसे हैं, पूर्ण रूप से बर्बाद करता है। तो बोले सर हम तो समझ गए कि भूकंप और सुनामी आता है, तो बता सकते हैं कि भारत में कौन कौन क्षेत्र में भूकंप की संभावनाएं ज़्यादा हैं, या कह सकते हैं ज़्यादा आता है, या संभावनाएं हैं कि वहाँ पर ज़्यादा आ सकते हैं। भारत के प्राय सभी भागों में भूकंप के झटके आते हैं। अगर देखा जाए नॉर्मली तो भारत के सभी जगहों पर प्राय भूकंप आते हैं, लेकिन गहनता और बारंबारता में भारी अंतर होती है। देखा जाए तो इसके गहनता और बारंबारता में बहुत अंतर होती है। कहीं कहीं ज़्यादा भूकंप आते हैं और कहीं कहीं बार बार भूकंप आते हैं, कहीं कहीं एकदम बहुत समय पर भूकंप आते हैं। लेकिन गहनता और बारंबारता से भारी अंतर है होता है। कौनता है होता है। इससे ही आधार मानकर भारत के 5 भूकंपीय पेटी में बांटा गया है। अगर देखे जाए तो इसे ही मानकर भारत को कै पेटी में बांटा गया है, 5 भूकंपीय पेटी में बांटा गया है, यानी 5 जोन है, भूकंप के 5 जोन है। ये निम्नलिखित है। तो देखते हैं 5 जोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। कौन यास प्रयास करते हैं। प्रथम जोन, फर्स्ट जोन। इस जोन में दक्षिण पठारीय क्षेत्र आते हैं। प्रथम जोन में कौन आते हैं, दक्षिण पठारीय क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। जहां किसकी खतरा, भूकंप की खतरा किसके बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। दूसरा में कह रहा जोन 2 में इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान। कौन द्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत के कौन मैदान, तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप की संभावना तो होती है, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरा होता है। अगर देखा जाए तो इसकी तीव्रता बहुत ही कम होता है, जिसके कारण अति सीमित खतरे होते हैं या अति सीमित खतरे उत्पन्न किए जाते हैं। कौन कारण, जोन के कारण। सेकेंड जोन में देखा जाए, थर्ड जोन में देखा जाए, 5 जोन माना गया है, तो तीसरा जोन में हम लोग देखते हैं जोन। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान। किसका मैदान, गंगा सिंधु का मैदान। राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। देखा जाए राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ ही क्षेत्र आ पाते हैं। यहाँ भूकंप का प्रभाव तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ किसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है, भूकंप का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन वह कभी कभी ही विनाशकारी होते हैं। तरंग तो आते हैं लेकिन बहुत कम विनाशकारी, बहुत कम होते हैं, कभी कभी विनाशकारी होते हैं। जैसे बिहार में 20वीं शताब्दी में करीबन 20 बार भूकंप के तीव्र झटके अनुभव किए गए हैं। सोचिए बिहार में 20वीं सदी में कई बार, 20 बार। बोल सर 19वीं सदी रहता तो 19 बार झटका था, ऐसा कुछ नहीं, 20वीं सदी में 20 बार आया है, बस यही है। लेकिन सिर्फ 1934 का भूकंप ही विनाशकारी था। देखा जाए तो 1934 में भूकंप आया था, वही एगो विनाशकारी भूकंप था, और बाकी जितने भूकंप आए वो विनाशकारी नहीं थे। यानी कि 19 गो और आया, उसमें कोई ज़्यादा विनाशकारी नहीं था। बस 2008 ईस्वी में भी भूकंप का झटका तो आया, किंतु कम गहनता के होने के कारण बहुत लोग के अनुभव भी नहीं हुआ। 2008 में भी भूकंप आया था बिहार में, लेकिन बहुत कम गहनता था, यानी ज़्यादा गहनता नहीं था। यानी कि भूकंप के जो तरंग थे बहुत कम थे, जिसके कारण बहुत सा का पता भी नहीं चला भूकंप आया, और बहुत सा का पता भी चल गया कि इतना कस भूकंप कैसे आ गया जी हमारे इलाके में। चौथा जोन के बारे में हम लोग जानते हैं, जोन 4। इसमें अधिक खतरा, अधिक खतरा की संभावना होती है। इससे मुख्यतः शिवालिक हिमालय, कौन हिमालय, शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी, कौन बंगाल, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, कौन भाग, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है। देखा जाए तो असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है।
इसी वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। और देखा जाए तो इसी वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कौन समूह? द्वीप समूह आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहा जाए, देखा जाए 5 जोन 5 यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है। देखा जाए तो 5 जोन होता है जो बहुत ज़्यादा खतरा होता है। खतरा जिसे तुम देखते होंगे, आप देखते होंगे डेंजर, खिलाड़ियों का खतरा, उस तरीका नहीं, बहुत ज़्यादा डेंजर, यानी कि नुकसान होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अंतर्गत कौनरात गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कौनखंड उत्तराखंड, कौनमाऊ कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, कौनकिम सिक्किम तथा कौनजलिंग दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस सारे चीज़ों को कौन क्षेत्र आते हैं? पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आते हैं। भारत के इस क्षेत्र में बहुत सारे विनाशकारी भूकंप क्या होते हैं? आते हैं। देखा जाए तो इस सारे क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आया करते हैं या आते रहते हैं। कौन कंपीय तरंग? भूकंपीय तरंग। करा भूकंपीय तरंग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हम 5 जोन के बारे में जान लिए कि 5 जोन में सबसे खतरनाक जोन कौन होता है? तो सबसे खतरनाक 5वां जोन होता है। पहला जोन बहुत ही कम खतरनाक होता है, उसमें ज़्यादा नुकसान होता है नहीं। बिहार में देखा जाए तो 20वीं सदी में 20 बार आया था, लेकिन उसमें सबसे खतरनाक 1934 वाला भूकंप था। लेकिन देखा जाए 19वीं सदी में 2008 में भी आया था, तो भूकंप का तीव्रता इतना कम था कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला था। कौन देने के बाद? ध्यान देने के बाद। इस तरीका से हम रिवीजन करें, अब पढ़ते जाएँ, यूँ समझते जाएँ। और आपको अगर किसी प्रकार से दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, जिससे मैं अगले वीडियो में आपका उस प्रश्न का या उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का मैं प्रयास अवश्य करूंगा। देखते हैं आगे हम लोग चलते हैं। भूकंपीय तरंग। कौन तरंग? भूकंपीय तरंग। करा भूकंप के समय उठने वाले कंपन मुख्यतः प्राथमिक P, द्वितीय S तथा दीर्घ L तरंग में बांटा गया है। भूकंपीय तरंग को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला जो स्टार्टिंग में उठेगा उसको P से सूचित किया जाता है, फिर द्वितीय तरंग को S से सूचित किया जाता है, और दीर्घ तरंग यानी लंबे समय तक रहता है उसे L से सूचित किया जाता है। वो सर P से क्यों सूचित किया जाता है? हमको प्राथमिक को प्राइमरी कहा जाता है, इसलिए P से सूचित किया जाता है। द्वितीय को सेकेंडरी कहा जाता है, इसलिए सेकेंडरी को इंग्लिश S से स्टार्ट होता है, इसलिए S से सूचित किया जाता है। दीर्घ को लंबे कहा जाता है, इसलिए L से सूचित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। सबसे पहले कौन? प्राथमिक तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। इस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। और जो एस तरंग है, जो पीक से यानी प्राथमिक तरंग से द्वितीय तरंग की गति कम होती है। ये तो जाहिर सी बात है, प्रथम तरंग में ज़्यादा गति होगा, द्वितीय तरंग में कम गति होगा। तरंग भूपटलीय स्तर पर उत्पन्न होती है। और देखा जाए तो तरंग जो है भूपटलीय, कौन पटलीय? भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है। इसकी गहनता सबसे कम होती है। और देखा जाए तो तरंग की गहनता सबसे कम होती है। धीमी गति के साथ क्षैतिज रूप से, कौन रूप से? क्षैतिज रूप से चलने के कारण यह किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचता है। और देखा जाए तो क्षैतिज रूप से चलने के कारण यह किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचता है। लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है। देखा जाए तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग क्या होती है? इस तरंग ही होती है। बोल सर हम कहें क्या? बोल हैरी वाली डिबिया। हम कह लीजिए हैरी वाली डिबिया को भी सॉर्ट आउट कर देते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? पहला अधिक केंद्र। क्या है अधिक केंद्र? भूपटल पर वेग केंद्र, जहां भूकंप के तरंग का सर्वाधिक अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप जहाँ आएगा उसे कहेंगे अधिक केंद्र कहेंगे। भूकंप केंद्र क्या कहता है? भूपटल से नीचे का वह स्थान जहां भूकंप कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। पूर्व कंपन तथा अनुकंपन। भूकंप आने के पूर्व तथा भूकंप के बाद कम गहनता के अनेक कंपन होते हैं। समान तौर पर यंत्रों की मदद से बिना इसके अनुभव नहीं होता है। क्या? पूर्व कंपन या अनुभव कंपन। बोल सर समझ में नहीं आया, आप तो पढ़ के बता दिए, तुमको थोड़ा सा बताइए। हम लीजिए आपकी इसका विश्लेषण थोड़ा सा कर देते जिसके बारे में आपको समझने में कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ ना हो। बोल सर बताने का प्रयास कीजिए। हम लीजिए करा इसके भूकंप तरंग को 3 भागों में बांटा गया। पहला तरंग जहाँ पर से स्टार्ट होगा इसको कहा गया भूकंप केंद्र। कौन केंद्र? भूकंप केंद्र, यानी कि यहाँ से हुआ जमीन के नीचे वाली भाग में ये भूकंप तरंग स्थापित होता है। फिर ऊपर वाला भाग में क्या कहला? अधिक केंद्र। कौन केंद्र?
अधिक केंद्र कहलाता है। जहाँ पर सबसे पहले अनुभव नीचे जाए टकरा के यहाँ पर वेव गया, यहाँ पर अनुभव हुआ, तो ये कौन तरंग कहलाएगा? अधिक केंद्र कहलाएगा। और धीरे धीरे जमीन सतह पर बढ़ते गया और धीरे धीरे कम गया, इसी के लिए इसका नाम पड़ा पूर्वी तरंग या अनुक्रम, यानी बाद में यह एहसास होता है, इसलिए इसको पूर्व तरंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा तीनों तरंग के बारे में। हम लोग आगे देखेंगे भवन के निर्माण, भूकंप रोधी भवन का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस क्रिया द्वारा होता है, जिसके बारे में समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। इसका भी एक पार्ट में वीडियो नहीं बन सकता है, पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है, इसलिए इसको पार्ट छोटे छोटे वीडियो रखते हैं। ये पार्ट 1 हो जाएगा, अब 20 मिनट 25 मिनट की एक और वीडियो बन जाएगा, पार्ट 2 इसका बन जाएगा, तो पूरा भूकंप और इसके उपचार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।